इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू वो मैग्नेटिक फील्ड के, इस तरीके से कुछ हो। और चार्ज को अगर हम रिलीज करें या थ्रू करें, डायरेक्शन ऑफ फील्ड ऐसा पास होगा स्ट्रेट है। लेकिन इसको फर्स्ट केस में रिलीज करोगे या थ्रो करोगे तो पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और करंट का मॉड्यूल पूरा सॉल्व हो गया, क्यों कर लिया पूरा, सबने कर लिया, कल डिस्कस करेंगे क्लास में, ठीक है। रिलीज करें या थ्रो करें इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड तो पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन। केस 2 देखते हैं। ये E वेक्टर पैरेलल टू B वेक्टर हो, और भी आपस में जाओ पैरेलल, हाँ पैरेलल उसी का अगला केस देख रहे हैं। इसमें रिलीज किया था, इसमें मान लो हम एंगल पे फेंके B और थीटा से, अब क्या होगा, क्या होना चाहिए, B के दो कंपोनेंट होंगे, x में होगा कितना B cos थीटा और y में कितना होगा B sin थीटा। B sin थीटा में कोई चेंज आएगा क्या, नहीं आएगा, कोई परपेंडिकुलर है, किसमें चेंज आएगा B cos थीटा। तो इससे पहले देखो जब अपन ने मैग्नेटिक फील्ड में फेंका था तो उसमें V cos थीटा में कोई चेंज नहीं आता था, इसलिए इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता था, हम उसको कांस्टेंट पिच बोलते थे, क्या बोलते हैं। लेकिन इस केस में पिच कांस्टेंट होगा क्या, नहीं होगा, V चेंज हो रहा है, लेकिन जो सर्कल का टाइम पीरियड है उसमें कोई चेंज नहीं है। तो ये पाथ कैसा होगा, हेलिकल पाथ विद इंक्रीजिंग पिच, है देखो इसको हेलिकल पाथ विद इंक्रीजिंग पिच। इंक्रीजिंग क्यों, क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फेंका है, यस और नो। उल्टा फेंकते तो पिच डिक्रीज भी कर सकता था ना, तो लिख लो उसको E और B दोनों पैरेलल है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, लेकिन जब जो हम वेलोसिटी दे रहे हैं चार्ज पार्टिकल को वो एंगल पे दे रहे हैं। पहले केस में क्या किया था, बस रिलीज कर दिया था फील्ड में या थ्रो किया था, इसमें क्या कर रहे हैं एंगल पे फेंक रहे हैं। एंगल पे फेंकेंगे तो दो कंपोनेंट आएंगे B cos थीटा और B sin थीटा, वो चेंज होता रहेगा ना, V cos थीटा की वैल्यू चेंज होती रहेगी क्योंकि ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या आएगा एक्सेलरेशन और वो चेंज होता रहेगा, लेकिन V sin थीटा में कोई चेंज नहीं आएगा, तो इस वजह से पाथ कैसा होगा, हेलिकल पाथ विद इंक्रीजिंग पिच। तो लिखो इसको, फिर इस पे क्वेश्चन देखते हैं कैसे आते हैं। ठीक है, देखो एग्जाम में आपको ऐसे बोलेगा नहीं इस केस का सवाल है, डेटा को देखना पड़ेगा, डेटा को देख के आपको सोचना है कि कौन से वाले केस का सवाल है, यस और नो। जैसे एक क्वेश्चन लिखो, देखो कि ऐसे क्वेश्चन है कि चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज 2 कूलम projected at origin. A charge particle having charge 2 coulomb is projected at origin with velocity 4 I cap plus 6 j cap. 4 I cap plus 6 j cap. Yes or no? If electric field in the region is given by E vector is equal to 10 I cap and magnetic field is 20 I cap Tesla ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बोला 10 I cap, मैग्नेटिक फील्ड कितना बोला 20 I cap Tesla। then find out
x coordinate of the particle, x coordinate of the particle after time interval, x coordinate of the particle after time interval 4 सेकेंड. दूसरा xyz coordinates of the particle, xyz coordinates of the particle after time t by 4, after time t by 4, कैपिटल t by 4. t क्या है यहाँ पे टाइम पीरियड है ना. और लास्ट में लिखो if the direction of electric field, if the direction of electric field is reversed, if the direction of electric field is reversed, then find out total time, find out total time when particle x coordinate becomes 0 again, particle x coordinate becomes 0 again. मास दिया था क्या, मास ऑफ 1 kg लिखा, मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल 1 kg. चार्ज कितना दिया था 2 कूलम. नाउ प्रोसीड. क्वेश्चन ऐसे आएगा आपको, और इसमें क्वेश्चन आते हैं मेंस में भी आते हैं, एडवांस में भी अच्छे सवाल बन सकते हैं. तो आप इसको क्या करें, डेटा देख के समझे कैसा किस केस का क्वेश्चन है. मास 1 kg बोला है. आप पूरा मॉड्यूल कंप्लीट कर लेना, ठीक है, करंट वाला है ना.
आ गया। लास्ट क्लास में कराया था ऐसे क्वेश्चन है ना, सेम टाइप के था, वेरिएबल फिट कोऑर्डिनेट आपको ऐसे निकालना है, मतलब इस एक्सिस को एक्स ले रहे हैं, इसके लॉन्ग ही बताना सेकंड, ठीक है। और थर्ड क्या है, मतलब प्रोजेक्शन को उल्टा कर दिया, तो कितना समय लगेगा ताकि पार्टिकल का एक्सपोर्ट टाइम वापस से ओरिजिन की तरफ आ जाए। अलग प्रॉब्लम लास्ट क्लास में कोऑर्डिनेट निकालना सिखाया था, आप अगर ढंग से देखा होगा तो निकाल सकते हो। एक्स का आ गया आंसर, कितना है एक्स कोऑर्डिनेट शुरू वाला जो 176 और सेकंड में तीनों बताना था नहीं, पाई के टर्म में आ रहा नहीं, और लास्ट में क्या था, क्वेश्चन मतलब देखो अभी मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ इसलिए तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, मान लो जनरली आप वो टाइम में भूल जाते हो, ऐसा कुछ क्वेश्चंस आए तो ध्यान रखना कि ट्रेजेक्ट्री को एक्स और वाई और जेड तीनों कोऑर्डिनेट का इंडिपेंडेंट होते हैं, एक्स में जो हो रहा है उसको वाई से कोई मतलब नहीं है, वाई में जो हो रहा है उसको जेड से कोई मतलब नहीं है, इस तरीके से आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देखोगे मान लो जनरल सवाल आ गया, आप सबसे पहले फिगर बनाओ, क्या दिया था, वेलोसिटी कितना से दिया था बताओ, तो 6 j कैप है और 4 i कैप है, सही है क्या, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में था, कितना था वो 10 और मैग्नेटिक फील्ड भी सेम 20 था, ऐसा है, यस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था और ये मैग्नेटिक फील्ड था। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला, एक्स कोऑर्डिनेट तो इंडिपेंडेंट होगा, y से कोई मतलब नहीं होगा, तो आप यहाँ पे पहले एक्सीलरेशन निकाल लो, ये क्या q/m होगा, क्योंकि y x में तो कोई फोर्स नहीं लगेगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो q की वैल्यू कितनी थी, कितना दिया था 2 ही था, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था 10, मास क्या था 1, e क्या 20 आएगा, तो वो कितने समय बाद बोला एक्सपोर्टेड बताओ 4 सेकंड, और s बराबर क्या लगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u कितना था 4 और टाइम कितना बोला 4 प्लस हाफ, ये आपका 20 into 16, सही है क्या,
आ जाएगा सॉल्व करेंगे तो 16 प्लस 176 ये सबका आ गया था। इसमें बस मेन बात क्या है, एक्स वाई जेड तीनों इंडिपेंडेंट हो। यस और नो? ये लोग आ गया था, ये तो आ गया होगा। नेक्स्ट में क्या बोला था, क्या बताओ? तीनों बताना कि t/4 पे, तो क्या ये चक्कर लगा रहा हो इस तरीके से? साथ में पिच भी क्या हो रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट बता सकते हैं t/4 पे कितनी होगी। लेटर t निकाल लो, t की वैल्यू क्या होगी 2πm/क्यूब। इसमें कोई चेंज आएगा क्या, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है ना। तो 2πm/क्यूब करोगे तो 2π मास तुम्हारा 1 था, चार्ज कितना था 2 और 90 20। तो यहाँ से सॉल्व करें तो π/20 आता है टाइम। तो अगर मैं x कोऑर्डिनेट निकालूं तो यही सेम लगाएंगे ut प्लस हाफ इट स्क्वायर। u कितना था तुम्हारा 4 और टाइम बोला था ये t/4 था, ये π/80 हो जाएगा, है ना, प्लस हाफ इट स्क्वायर। ये तो सेम ही है, a की वैल्यू कितनी है 20 इंटू t का स्क्वायर कर दो कितना जाएगा π²/20 का स्क्वायर कितना हो गया 400। ठीक है, इसको कैलकुलेट करो कितना आता है। ये आपका आएगा π/20 कहाँ पे इस वाले। अच्छा ये कुछ मिस्टेक कर दिया, π/20 जो टाइम है अपना कितना है π/80 है ना टोटल टैक्स, तो ये 6400 है। ठीक है, सही है। अभी अब तो कैलकुलेट कर लो, तो π/20 ये कितना हो गया 640 कितना होता है फाइनली कैलकुलेट करके 2π + 5 कितना है एलसीएम इसका 32 एक देखो तो कितना है फाइनल 640 सर फाइल ले ऊपर में कितना है 32 5 स्क्वायर 5 + 5 और नीचे कितना था 640 इन लोगों का मैच हो गया नेक्स्ट कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो x में कोई दिक्कत ही नहीं है, y z निकालना मैं सिखा चुका था, सिखा था लास्ट क्लास में कैसे लिखना चाहिए। तो अगर आप y z निकालोगे, लिख लो इसका नहीं आया y z के लिए मैं बताया आपको, इसको आप y मानो, साइड से देखो इधर क्या z होगा और सर्कल इसमें जा रहा होगा। यस और नो? कितने समय बाद बोला है 3/4 कितना एंगल होगा निकाल सकते हैं 5/2 यहाँ हो गई, तो यहाँ तो बता सकते हो ये r के बराबर होगा और z क्या माइनस कर सकते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला था, ये लोग आ गया था फर्स्ट सेकंड दोनों ही। ठीक है, नहीं आया था आपका, अभी आया समझ में पक्का या ऐसे ही बोल रहे। अच्छा नेक्स्ट में क्या बोला था, फील्ड का डायरेक्शन चेंज करो। अब क्या होगा, मोशन कैसा हो जाएगा, फील्ड का डायरेक्शन उल्टा कर दिया तो क्या होगा, आगे जाएगा फिर क्या रिवर्स होके आएगा। अरे यस और नो? तो x में वही बोल रहा है, x में इंडिपेंडेंट है, तो x में क्या ब्रेक लग रहा होगा, एक टाइम के बाद 0 हुआ फिर वापस रिटर्न बैक हो गया। तो आप जब लिखोगे s बराबर क्या लिखोगे बताओ, ut प्लस इसका 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। u की वैल्यू 5 थी ना, x में कितना था 4 था और टाइम निकालना है हमें और प्लस हाफ a क्या ब्रेक लग रहा होगा तो माइनस q है, कितना था 20 था ना वो सॉल्व माइनस 20 इंटू टी स्क्वायर सॉल्व कर लो, यहाँ से टी निकाल लो। ठीक है, इतने देर बाद वो वापस लौट आएगा, तो इस तरीके से आगे जाएगा फिर लौट के आएगा, है ना। एग्जाम में देखना क्या कौन सा केस का सवाल है ना, ट्रेजेक्टरी पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कोई डाउट दिक्कत, आ गया था तीनों, सबका आ गया था। ठीक है, तो हमने ये कौन सा केस पढ़ा, E पैरेलल टू B, लेकिन उसमें दो केस है, एंगल पे फेंका तो कैसा मोशन हो रहा है, हेलिकल पाथ विद इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो सकता है। अगर मान लो E रिवर्स में होता तो पिच क्या हो रहा था, घट रहा था। यस और नो? इसमें से पिच हाँ, फिर वापस बढ़ेगा, रिटर्न बैक होगा। एसएचएम नहीं होगा, एसएचएम के लिए तो फोर्स उस फॉर्म में होती है एक्स के फॉर्म, एसएचएम में स्लाइड डिस्प्लेसमेंट के लिए होता है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। नेक्स्ट अपन देखेंगे E परपेंडिकुलर टू B। तो नेक्स्ट केस लिखिए, केस नंबर 3। ये थोड़ा खतरनाक केस है, E परपेंडिकुलर टू B।
इस पे क्वेश्चंस आते तो नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चंस आएंगे तो बहुत लेंथी आएंगे। तो देखो, तो केस 3 में देखते हैं E वेक्टर परपेंडिकुलर टू B वेक्टर है, सॉरी परपेंडिकुलर टू। अब इसमें देख रहा है, इसमें भी दो सर आपका माइक म्यूट पे है। वाला नहीं होगा, क्या होगा, साइक्लोइड होगा। ठीक, साइक्लोइड शायद तुमने कॉनिक सेक्शन में नहीं पढ़ा होगा, है ना। साइक्लोइड पढ़ा कहाँ पे होगा, रोटेशन में पढ़ा होगा कि पहिए पे कोई एक पॉइंट मार्क कर दो, एक रोटेशन में जिसका पाथ होता है वो क्या होता है, साइक्लोइड होता है। 2r वो 2r तो डिस्प्लेसमेंट आया था, 8r डिस्टेंस आता हो। नहीं याद है तो मैं याद दिला देता हूँ। जैसे मान लो कोई भी व्हील अगर प्योर रोलिंग कर रही है, समझने के लिए कोई भी पॉइंट मार्क कर दो, इसका जो मोशन होता है जो आएगा, कौन सा पाथ बोलते थे, साइक्लोइड। यहाँ पे पाथ कैसा होगा, साइक्लोइड। लिखो इसको जल्दी से, ये इक्वेशन से पता चल जाएगा, ट्रैजेक्टरी के इक्वेशन से। ठीक है, हमारे सीखने से क्या हो गया, इक्वेशन में तो है जी मैथमेटिकली। इक्वेशन कैसे, ट्रैजेक्टरी कैसे निकाल देते हैं, व्हाट इज द मेथड टू फाइंड आउट ट्रैजेक्टरी। आप जैसे y बराबर mx प्लस ये आ गया, कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन है। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर r स्क्वायर आ गया तो सर्कल, y स्क्वायर बाय 4x आ गया तो पैराबोला। तो इसमें साइक्लोइड का, तो मैं क्या करूं, लिखने से क्या मतलब, पैराबोला नहीं हो, साइक्लोइड। पैराबोला के लिए कांस्टेंट फोर्स फील्ड होना चाहिए। कांस्टेंट फोर्स फील्ड में जो किसी चीज को फेंकते हो एंगल पे,
तो क्या होता है वो पैराबोलिक। ठीक है, यहाँ पे कैसा पाथ होगा साइक्लोइड। अभी क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। रिसीवर में लाए होगे सब लोग, आपने बोला है तो नहीं बोला तो लेके भी नहीं है, कोई बात नहीं। तो अगर मैं इसमें एक सवाल लूं, जैसे कि तो फर्स्ट वाला केस तो इजी है, सेकंड वाले केस पे बहुत ही ढंग का क्वेश्चन आता है। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें y की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड मान लो डॉट अंदर की तरफ है p दिया हुआ है। एक चार्ज पार्टिकल को ओरिजिन से रिलीज कर रहा है। ड्रॉ द फिगर। क्वेश्चन है। हाँ क्वेश्चन है। चार्ज पार्टिकल क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट y coordinate of the particle, find out y coordinate of the particle when velocity of the charge particle, when velocity of the charge particle becomes perpendicular to electric field. Velocity of the charge particle becomes perpendicular to electric field. ठीक है, now try to solve. स्टार्टिंग में रिलीज किया बेटा ना, हाँ रिलीज मतलब जस्ट रख दिया होगा। जो आपने बोर्ड पे बनाया था ये वाला केस कब था जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर थी और मैग्नेटिक फील्ड अंदर थी? कौन सा वाला केस? साइक्लॉइड बनाया है। नहीं वो तो कैसे परपेंडिकुलर होना चाहिए, ऊपर नीचे से मतलब नहीं। उसकी शेप भी तो क्या है, ऐसे नीचे से ये होगा फिर ऊपर से। हाँ वो ठीक है, लेकिन अगर पाथ कैसा होगा साइक्लॉइडल, यू कैसे भी हो लेकिन पाथ का मोशन कैसा होगा साइक्लॉइडल, है ना। देखते हैं कौन बताता है सोच के। इसका पाथ इस तरीके से होगा, ये सुनो, तो जब ये इधर होगा उसी केस में होगा ई पे परपेंडिकुलर, है ना। तो बेसिकली ये वाली कोऑर्डिनेट निकालना है आप, ठीक है। मोशन समझो कैसा हो रहा है, ई की वजह से क्या होगा, स्टार्टिंग में तो आपको हिंट देता हूं। ई में क्या होगा, स्टार्टिंग में क्या होगा, रिलीज किया तो ई की वजह से क्या एक्सेलरेशन आएगा, तो किधर चलना शुरू करेगा, वाई में। तो वाई में जैसी ही वेलोसिटी आ गई मैग्नेटिक फील्ड एक्टिव हो जाएगा, क्या वो उसको बेंड करेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी है मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो कैसा पाथ होगा, साइक्लॉइड होता जाएगा। वो एक ऐसा मोमेंट आएगा जब वो इसको क्रॉस कर रहा होगा, यानी ई पे क्या हो गया, वो परपेंडिकुलर टू बी। हमने वेलोसिटी नहीं दिया, रिलीज किया है उन्होंने बोला है। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन क्या था, फाइंड आउट द y coordinate of the charge particle when velocity of the charge particle becomes perpendicular to electric field। velocity बाद में आएगी, है ना। स्टार्टिंग में लिख दो, यहाँ पे रिलीज किया है, इसको यहाँ पे लिख दो रिलीज किया। ट्राई टू थिंक अबाउट इट, देखते हैं कितने लोग सोच पाते हैं। काफी अच्छा सवाल है। देखते हैं कौन बताता है।
मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बाहर की तरफ है, तो बी के कैप है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, ई जे कैप है ना, चार्ज को ओरिजिन से रिलीज किया है। डॉट का मतलब बाहर की तरफ, आउटवर्ड टू द प्लेन। फाइनल आंसर बताइए क्या आएगा, कितना आंसर वाई पॉइंट ना। तो वहां पे भी क्या होगा, वहां पे भी क्या होगा, नहीं v की वैल्यू क्या होगा, तो y को निकालना है तुमने, तो ये लिख दिया तुमने, यहाँ पे v है, क्या वहां पे स्टार्टिंग में रिलीज किया है ना, वहां पे क्या स्पीड होगी बताइए तो, जीरो कहाँ होगी, स्टार्टिंग में रेस्ट होगा, लेकिन जब इसको क्रॉस करें तो स्पीड आ चुकी है ना, उसके लिए निकालेंगे तो यहाँ पे आंसर किसके टर्म में आएगा, ई बी क्यू और एम जो डेरिवेटिव है, बी सी कहाँ गिवन है, क्या कर रहा था, तो नहीं वो तो स्पेशल केस है, उसमें स्ट्रेट लाइन वाला वैसे बेंड करेगा, ये परपेंडिकुलर ऐसे नहीं होगा, एक्चुअली ये साइक्लॉइड होगा ना, साइक्लॉइड ऐसे आता है, लेकिन आपको इस मोमेंट पे बताना है कि जब वो परपेंडिकुलर होगा भी इलेक्ट्रिक फील्ड। देखते हैं कौन पूछता है, बहुत अच्छा सवाल, साइक्लॉइड का अच्छा सवाल बनता है। बनाना है क्या मिस्टेक ट्रांसपोर्ट ऐसा निकालो, वही तो मेन सवाल है, बी निकालना पड़ेगा, बी अगर दिया रहता वहां पे फिर तो सवाल एक लाइन का, बी तो निकालना है। कौन बता रहे हो बताओ, ट्राई करते हैं सवाल को देखना, नहीं हर एक एंगल से, लेफ्ट से राइट से, है ना, वो सवाल तो वही है, आपको सोचना है, पेन चलाओ फिर सोचो, एक ही सवाल को चार एंगल से देखोगे तो सॉल्व नहीं हो जाएगा। कुछ लोग तो पहले ही अच्छा सवाल बोलते ही पेन छोड़ देते हैं, चलो फिर छापेंगे सीधे ना, ट्राई तो करते हैं। हाँ वी क्या है, वो तो इसने भी करके बैठा हुआ है स्टार्टिंग में, वी क्या है वहां पे, हाँ वो वेलोसिटी कैसे निकलेगी, वो तो दिया नहीं सवाल में ना, स्टार्टिंग में रिलीज किया तो स्ट्रेट लाइन, जब स्पेशल केस होता था QE भी QE के बराबर हो गया तब स्ट्रेट लाइन होता, स्ट्रेट लाइन है क्या यहाँ पे, नहीं यार पूरा मोशन में भी चेंज होता जा रहा है, पूरे मोशन में भी चेंज होता जा रहा है, वो स्पेशल केस है बेटा, स्टार्टिंग में जब हमने इसको ऐसा मेंटेन किया है, जब v की वैल्यू क्या है, E/B है, वो पास कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, इसमें नहीं होगा, इसमें स्ट्रेट लाइन कहाँ है, कहीं पे स्ट्रेट लाइन दिख रहा है तुम्हें, तो अपोज पॉइंट पे होगा तो फट से उसका वेलोसिटी चेंज होगा ना, वेक्टर। रिलीज पे जीरो कैसे हो सकता है, सवाल पे सवाल कर रहा है,
जीरो दिया हुआ है, बोल रहे जीरो कैसे हो सकता है? ग्रेविटी नहीं लेना है, बाकी ई और डी के फॉर्म। ना ग्रेविटी नेगलेक्टेड, ग्रेविटी नहीं है वहां पे ना, केवल ई और बी पे ही। पहले तीन फोर्स आ जाते हैं ना, दो तो हो नहीं रहे, तीसरा कहां से? आ गया? नीचे वाला तो जनरली कैसा होगा? साइक्लोइडल बना रखा है मैंने बोर्ड पे। क्वेश्चन मोशन नहीं लगाता है, क्वेश्चन कब लगाता है जब ए क्या हो कांस्टेंट हो। पूछ हम ऐसे लिख सकते हैं उसके आगे में भी क्या एक पॉइंट एक्स उस पे वैसे आया कुछ उस मोमेंट पे क्वेश्चन समझ नहीं आया? ये मतलब क्वेश्चन आगे हर एक जगह पे बनता जा रहा है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स भी है, मैग्नेटिक फोर्स भी है। तो हम जनरल पॉइंट पे पहले तो एक जनरल पॉइंट की वेलोसिटी एज्यूम करो, ये क्या होगा? vxi का, क्योंकि 2D में है मोशन। हां, vxi का vy j का मान, फिर लॉरेंस फोर्स लगाओ, वहां से आप a निकालो, वहां में अप्रोच ही है, अप्रोच देखना चाहता हूं सही करो गलत करो, और इक्वेशन में मोशन तो बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि एक है x से कांस्टेंट है, एक पॉइंट पे क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। इक्वेशन में मोशन लगाना तो इधर वो तुम्हारा क्या नाम है पीछे? हाँ, ऐसे कोई कर्व पाथ है ना, इसका हर एक जगह पे रेडियस ऑफ कर्वेचर आता है। तो यहाँ पे आप रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालते हो? एक तो इक्वेशन से निकालते हैं, दूसरा आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे नेट फोर्स निकालो, उस फोर्स का दो कंपोनेंट करो, एक v के टेंजेंशियल, एक v के परपेंडिकुलर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं a परपेंडिकुलर अपॉन v स्क्वायर बाय r, है ना? तो ये हर एक पास सर्कुलर वही जरूरत हुई ना, तो ये सर्कुलर मोशन कर रहा होता तो हर एक जगह पे r की वैल्यू क्या होती? कांस्टेंट। तो आप यहाँ पे लिख सकते थे नेट फोर्स बराबर mv स्क्वायर बाय r। समझ में आ रही? यहाँ पे लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते।
आगे किसी का चलो मैं बताता हूँ, कोई ट्राई कर रहा है या बैठे हो बस कॉपी करने के लिए? अब मान लो यहाँ पे इधर देखो क्या करना है, जनरल पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं, ऐसे होगी नहीं? यस और नो? तो अगर मैं बोलूं इसका जो वेलोसिटी वेक्टर है जनरल पॉइंट पे वो मान लेते हैं vx i कैप प्लस क्या है vy j कैप। k कैप पे तो होगा नहीं क्योंकि इसी प्लेन में चल रहा है। यस और नो? जब आप लॉरेंस फोर्स लिखोगे, फोर्स कितना होगा बताओ? q e वेक्टर, e कितना था? e j कैप प्लस q v क्रॉस v, v क्या हो जाएगा तुम्हारा? vx i कैप प्लस vy j कैप क्रॉस में v कितना है तुम्हारा? b k कैप। सही लिखा है क्या? यही होगा क्या? होगा नहीं होगा? क्रॉस b। तो आप इसको आगे ओपन करो, e j कैप प्लस bx और b i क्रॉस b कितना हो जाएगा? कितना आ जाएगा? माइनस j। ये b vx माइनस j हो गया, सही लिखा है क्या? प्लस ये vy b j क्रॉस के कितना हो जाएगा? i कैप। ये आ गया। जब आप इसको और ओपन करोगे तो देखो कैसा बन रहा है, q j वाले को एक जगह रख दो तो क्या बन रहा है? e माइनस b vx, ये क्या j कैप में आ रहा है, और प्लस उधर क्या बच रहा है? vy b साथ में क्या i कैप में आ रहा है क्या? q को अंदर ले जाओ, ये ऐसा बन जाएगा q e माइनस vx b, नहीं इतना j कैप, और ये क्या बन रहा है? q vy b, यहाँ पे क्या बन रहा है? i। यहाँ तो लिखो फिर बताता हूँ। ये आपका नेट फोर्स आ गया, यहाँ से आपको ax ay मिल जाएगा क्या? एक्सेलरेशन इन x और एक्सेलरेशन इन y। उसके बाद सोचना है क्या करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है जेई एडवांस या मेंस में इस पे बेस्ट क्वेश्चन आए, है ना? तो इसका रिजल्ट भी ध्यान रखना, तो एग्जाम में आपको इतना टाइम नहीं होता पूरा सॉल्व करने का। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या, ध्यान से देखो, पहले बनाओ फिर बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम लग रहा है पहले नजर? हाँ, मतलब ax में y आ रहा है और ay में x आ रहा है, यहाँ है दिक्कत। देखते इसको दिक्कत करके सॉल्व करते हैं। फोर्स आ गया, तो जब आप इसका एक्सेलरेशन देखो बेटा, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? मास से डिवाइड कर देना, q by m मास ये है, और यहाँ पे क्या e माइनस vx b, ये तुम्हारा j कैप में हो गया नहीं, प्लस q by m vy b, ये क्या हो गया? i कैप में हो गया। देख लो इसको, तो मैं यहाँ तो बता दिया, आगे आप सोच के बताओ तो कैसे निकालेंगे हम v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। इसके बाद सोचो थोड़ा, 2 मिनट तक मैं बताता हूँ ताकि तुम्हें याद रहे। कौन बताएगा सोच के जल्दी? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ax आपका ये आ रहा है q by m, b मान लो यहाँ पे क्या vy, और ay ये क्या आ रहा है बताओ? q by m e माइनस vx by b। अब हमें क्या करना चाहिए इसको इंटीग्रेट करने के लिए? x y अलग अलग आ रहा है, जैसे समझ में आ रहा है परेशानी कहाँ पे? क्या करें ताकि ये सॉल्व हो? कौन आइडिया देगा? b dv by dx, b तो भी y आ जाएगा ना, ax को बोल रहा है ना, vx dvx by dx लिखेगा ना, वहां पे तो y है ना vy, इंटीग्रेट कर पाएगा? तो ये बोल रहा ना, ax को ऐसा लिख दो vx
ये होगा ना dx और इधर क्या है क्यू बी बाई एम इंटू बी बाई इंटीग्रेट होगा क्या अभी ये होगा क्या करें फिर बताओ यहाँ देखो आप ऐसा कर सकते हैं क्या इसको अगर अपन डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा बताओ इसको डिफरेंशिएट करो ऊपर वाले को क्या बनेगा dAx by dt क्या बन जाएगा बताओ q b by m यहाँ पे क्या बन गया dv by dt सही है क्या नीचे वाला क्या बन रहा था तुम्हारा ये क्या लिखा हुआ है ay मतलब क्या है dy by dt है ना ध्यान देना यहाँ पे क्या है q by m और ये क्या है e माइनस बताओ vxt ये लिखा है एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है ये भाई का मतलब ये होता है ना dv by dt बराबर क्या q by m into e minus vx पे इसको और डिफरेंशिएट कर दो क्या मिलेगा वो वाला डिफरेंशिएट करें तो d2 vy by क्या बनेगा बताओ dt स्क्वायर बराबर q by m e का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बताओ एक बार और डिफरेंशिएट कर e का डिफरेंशिएशन 0 माइनस यहाँ पे b और यहाँ पे क्या बन जाएगा vx by dvx by dt ये क्या ax बन जाएगा यहाँ पे लिखो जल्दी से ध्यान से लिखो जैसे मैंने लिखा है दो बार डिफरेंशिएट कर दिया y वाले टर्म को ये यहां से आराम से सॉल्व हो सकता है एक एक स्टेप बता रहा हूं ताकि तुम्हें याद रहे क्या किया हमने ay को डिफरेंशिएट कर दिया ना दो बार फिर देखो आगे क्या करना है तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई d2 dy by dt स्क्वायर बराबर माइनस आ रहा है ना q by m into b into ax ये बन रहा है क्या समझ में आ रहा है सिर्फ मैं ही समझ रहा हूं देख लिखो ध्यान से समझ के जो मैंने बताया और ये हो सकता है अच्छे सवालों में यूज आए कॉन्सेप्ट हाँ तो वही पूछना है ay बराबर क्या था बताओ यहाँ देखो ना बोर्ड पे ay क्या था e माइनस vx बाई ay क्या होता है dvy by dt इसको मैंने एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया क्योंकि आगे बताता हूँ एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बन जाएगा ये dvy by dt ये लिखा हुआ है इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर लिखते फिर तो कांस्टेंट है ना कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस वहां पे b बचेगा और vx का डिफरेंशिएशन ax तो ये लिख दिया मैंने वहां पे देख सकते हैं हमने t के रिस्पेक्ट में किया ना तो वो वहां पे एक और एक नहीं डालेंगे क्यों आएगा t dvx by dt बन जाए dv by dt क्या होता है एक्सेलरेशन होता है एक और चेन रूल लगाने की क्या जरूरत है वहां y होता तो कर ये सुनो अब आप रिप्लेस कर सकते हो ax किसके बराबर है बोर्ड पे देखो q by dt अब क्या था y में आ गया तो आपको देखो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज मिलेगा d2 dy by dt स्क्वायर बराबर माइनस q by m into b और ax किसके बराबर है बताओ q b by m साथ में क्या v by है आप इसको देखो ये क्या बन जाता है q स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन क्या बन गया m स्क्वायर into v by बना गया तो आप इसको इधर ले जाओ तो देखो क्या बनता है d2 vy by dt स्क्वायर प्लस q स्क्वायर b स्क्वायर m स्क्वायर into vy बराबर 0 इसको देख के कुछ याद आ रहा है क्या किसी का स्पेस नहीं है SHM का यानी वेलोसिटी साइनोसॉइडल फंक्शन में होगी यस और नो लिख लो इसको जल्दी से दिस इज द इक्वेशन ऑफ SHM और SHM का सॉल्यूशन क्या आता था d2x by dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x बराबर 0 क्या होता है सॉल्यूशन x बराबर a sin ओमेगा t प्लस 5 तो यहाँ पे आप सीधे सीधे इसका सॉल्यूशन लिख सकते हो vy बराबर क्या होगा b max into sin ओमेगा t प्लस 5 ये आपको v मिल गया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम y कंपोनेंट ठीक है लिख लो इसको जल्दी अब इसमें अभी दो चीजें अननोन है Vmax और दूसरा क्या 5 वो कैसे निकालें Vmax और 5 दोनों ही अननोन है कैसे निकालें व्हाट शुड बी द कंडीशन बताओ 5 क्या होता था SHM में इनिशियल फेज टाइम बराबर 0 पे कहां पे था पार्टिकल किधर जा रहा था ये सुनो तो टाइम बराबर 0 पे Vy कितना था
रिलीज किया ना टाइम बराबर 0, टाइम को 0 रख दो, वी वाई को 0 रख दो, वहां से आपको 5 मिल जाएगा, 5 भी 0 हो जाएगा। टाइम बराबर 0 पे पार्टिकल कहां पे था बताओ, ओरिजिन पे, और वेलोसिटी कितनी थी 0। तो इक्वेशन में टाइम को 0 रखो तो sin 5 बनेगा, sin 5 0 हो गया, तो 5 कितना हो गया 0। यानी वी वाई हमें क्या मिल गया, सिंपल सा इक्वेशन, वी वाई बराबर क्या मिल गया, वी मैक्स इनटू क्या मिल गया sin ओमेगा टी, ये लिख लो, ये मिल गया आपको v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, ध्यान से लिखना एक एक स्टेप है ना, इसके बीच में कहीं किसी भी स्टेप पे सवाल आ सकता है। वीमैक्स कैसे निकालें, ये तो हमने फाइन निकाल दिया, वी बराबर क्या, वी मैक्स साइन ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू पता है हमें, ओमेगा कितना है क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर यानी क्यू बी बाई एम है ओमेगा। अरे यार अच्छा सवाल करा दो तुम्हें, समझ में आ रहा है ओमेगा की वैल्यू। अब वी मैक्स कैसे निकाले सोचो, ये डीवी बाई ओमेगा 0 होना चाहिए। हाँ ये जब हम टाइम बराबर 0 पे देखें कौन सा फोर्स लग रहा था उस पे, इलेक्ट्रिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स। हाँ तो इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए क्या ए वाई था उस समय, टाइम बराबर 0 पे ए वाई था ना, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करो, हटा दो इसको इधर वाला, तो टाइम बराबर 0 पे उसमें y डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था, उसके पास ए वाई था, है ना, तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर दो तो ए वाई आएगा। ए वाई कितना आएगा बताओ, v मैक्स साइन का डिफरेंस साथ में ओमेगा भी होगा, साइन का डिफरेंशिएशन cos ओमेगा। टाइम को 0 रखो, ए वाई की वैल्यू क्या थी, q into e थी, q e by m थी, तो ए वाई क्या था तुम्हारा q e by m, और ये तुम्हारा v मैक्स हो गया इनटू क्या है ओमेगा, और t कोई cos 0 का 1 होता है, तो v मैक्स कितना मिल गया, q e by m ओमेगा। आपको पूरा का पूरा v का इक्वेशन मिल गया। अब आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। v क्या मिल गया आपके पास, v क्या है बताओ, q e by m ओमेगा, और साथ में क्या इधर sin ओमेगा, दैट इज द वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। इसको लिख लो, कभी-कभी y कुछ भी, इसके बड़े सवाल हैं, इसके कोई भी छोटा सा पार्ट पूछ सकता है एग्जाम में, खासकर मेंस वगैरह में। ठीक है, एक एक चीज आप लिख लो। अब आसान हो गया y निकालना, वी वाई को क्या लिखोगे, डी वाई बाई डी टी, यस और नो, उसको इंटीग्रेट कर दो, यू विल गेट द आंसर। अब यहां से आप दो तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हो, यहां से लिख लो, फिर मैं बताता हूं। कितने पेज हो गए, 2 पेज हो गए, ठीक है, वन बाय वन समझ में आ रहा है। अच्छा अब यहां से हमें वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, तो मेरे पास दो तरीके हैं, कौन कौन से तरीके यूज कर सकते हैं। एक तो वी वाई को मैं डी वाई बाई डी टी लिख दूं, डी टी को उधर ले जाओ, इसको इंटीग्रेट कर दूं, यस और नो, और टाइम की लिमिट कहां से कहां होगी, तो देखो जब वो मैक्सिमम पे जाएगा उस समय का y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, और v क्या साइन का फंक्शन है, साइन 0 कब होता है, तो स्टार्टिंग में एक बार एक t/2 पे जब आप vy का ग्राफ बनाओगे कैसा बनेगा बताओ, साइन थीटा ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। तो अगर तुम ये vy वर्सेस टाइम का ग्राफ बना रहे हो, तो vy जब वो मैक्सिमम पे था इस तरीके से, तो इस यहाँ पे इसके पास कौन से कंपोनेंट वेलोसिटी थी, x y वाला क्या था 0 था, तो y वाला 0 है यानी कि vy 0 हो रहा है, तो स्टार्टिंग में 0 था, फिर बाद में 0 कब हुआ, पूरे टाइम पीरियड के आधे पे, तो तुम्हें मतलब वो टाइम क्या होगा t/2 होगा, और यहाँ है ना, तो आप इसको अब क्या लिख सकते हो, इधर देखो, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, मेथड नंबर 1 बता रहा हूँ यहाँ से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मेथड 1 में देखेंगे तो vy हमें पता था, vy को लिख दिया dy by dt, और यहाँ पे क्या लिख दिया q e by m ओमेगा, और ये आपका sin ओमेगा t है। अब आप इसको dt को उधर ले जाओ, dy बराबर क्या लिखोगे
क्यू ई अपॉन एम ओमेगा साइन ओमेगा टी dt और इसको इंटीग्रेट करना है। y स्टार्टिंग में टाइम बराबर 0 पे y क्या था बताओ? 0 था ना बेटा, और टाइम t मतलब t by 2 पे y निकालना है। इसको सॉल्व करोगे y की वैल्यू आ जाएगी। यस और नो? मेथड नंबर 1 sin थीटा का इंटीग्रेशन आता होगा सबको, माइनस cos ओमेगा t by ओमेगा, लिमिट लगाओ, मिल के आंसर। t को ओमेगा के टर्म में लिख देना। एक लोग कैलकुलेट कर लो जल्दी से। ये मेथड 1 है, फिर मैं आपको मेथड 2 ही बताऊं। फाइनल आंसर निकालने सब लोग। समझ में आया तुमको? तो वो v मिल गया होता तो सवाल एक लाइन का था, तो तुमने बताया v नहीं पता ना अपने को क्या है, तो v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालेंगे। इंटीग्रेट कर लो, बताओ कितना आएगा y कोऑर्डिनेट? कितना हो जाएगा बताओ? y बराबर क्यू ई बाई एम, साइन इंटीग्रेट करेंगे ओमेगा और आ जाएगा ना, ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos ओमेगा टी, लिमिट कहां से रखोगे? t by 2 मतलब 2 पाई बाई ओमेगा होता है ना, ओमेगा इनटू 2 यानी पाई बाई ओमेगा तक लेना है कि नहीं? तो ये कितना आ जाएगा? 2e बाई m ओमेगा स्क्वायर माइनस cos ओमेगा, टाइम की वैल्यू रखो पाई बाई ओमेगा फर्स्ट केस में, माइनस ऑफ माइनस cos 0। कितना आएगा सॉल्व करके? cos बाई कितना होता है? माइनस, यानी ये क्या मिल गया तुम्हारा आंसर? 2qe बाई m ओमेगा स्क्वायर। दैट इज द फाइनल आंसर। इसको आप याद कर रख लो तो कोई बुराई नहीं है। इतने हाइट पे होगा उस मोमेंट पे ना, और यहीं से पता चलता है कि इक्वेशन जो है पाथ जो है साइक्लॉइडल होता है। कैसा होता है? साइक्लॉइडल इक्वेशन आता है यहीं से आता है। समझ में आया जी? पक्का? अच्छा सवाल था नहीं था। दूसरा मेथड क्या होगा बताओ सोच के? व्हाट शुड बी द सेकंड